हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू पटेल इंस्टीट्यूट। मैं शुभम वाजपेयी। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। हमने देखा था कि फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने देखा था कि जिन जिन फोर्सेज में कॉन्टैक्ट आता है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहलाते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन फोर्स, ये सब आपके कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। स्प्रिंग फोर्स, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है दो चीज़ों के बीच में, दो बॉडीज़ के बीच में, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाते हैं। और जो एक लॉन्ग डिस्टेंस से एक्ट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब आते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स पे। फोर्स की बाय डिफ़ॉल्ट आपको डेफिनेशन पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, तो उस पार्ट पे हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ हैं, जितनी भी मास बॉडीज़ हैं, उनके बीच में एक इंटरेक्शन है। जैसे कि ये एक कोई बॉडी है, इसका मास है समझ लीजिए m1, ये एक कोई बॉडी है, इसका मास है समझ लीजिए m2। अब इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन है, इसको हम नाम दे देते हैं f1। अब मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसका मास है m3, और मैं मान लूं कि m1 इज ग्रेटर देन m2 इज ग्रेटर देन m3। ठीक है, तो जो f1 है, f1 इसको आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये m1 और m2 के बीच में है, तो इसको आप लिखेंगे कैपिटल G m1 m2 अपॉन r1 स्क्वायर। इसको हम r1 मान लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूं f2, और ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको ले लेता हूं मैं r2। तो इस F2 को आप क्या लिखेंगे, कैपिटल G M2 M3 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब अपने पास कंडीशन ये है कि M1 इज ग्रेटर देन M2, मतलब M1 की वैल्यू M2 से बड़ी है, तो F1 की जो वैल्यू आएगी वो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो आपका फैक्टर है ये बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि M1 की वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पे आप बता सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F2। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि ये तीन बॉडीज हैं तो M1 और M3 के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। मैं ले लेता हूं M1 और M3 के बीच में इंटरेक्शन, इसको मैं दे देता हूं F3। तो इस F3 में क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल G M1 का M1, M3 का M3, और इस डिस्टेंस को अगर मैं मान लेता हूं R3, तो R3 का स्क्वायर। हर बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें F1 की वैल्यू ग्रेटर आएगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है, F2 की वैल्यू कम आएगी क्योंकि इसका मास कम है। तो ये आपको क्लियर हो गया है? ठीक है। ये आपका हो गया था ग्रेविटेशन फोर्स। आज हम देखेंगे कि इस ग्रेविटेशन फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इस ग्रेविटेशन फोर्स को समझ रहे हैं। हम सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम जमीन पे खड़े हैं। आप कहीं बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उस जगह पे बैठे हुए हैं। मैं यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ग्रेविटेशन फोर्स के कारण यहाँ खड़ा हुआ हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो पहला इसका पॉइंट और इंपॉर्टेंस ये है कि हमें अर्थ से बाइंड रखता है। तो पहला इंपॉर्टेंस आपका क्या आएगा, बाइंडिंग अस टू अर्थ। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस इसका क्या आएगा, मोशन ऑफ मून या रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। भाई जो मून अपने चक्कर लगा रहा है अर्थ के, तो वो क्यों लगा रहा है, वो इस ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही लगा रहा है। तो दूसरा आपका पॉइंट आएगा रिवॉल्यूशन ऑफ मून। तीसरा आएगा, जैसे मून का एग्जांपल है वैसे ही जो सन है, सन के आसपास प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो वो किस कारण मूव कर रहे हैं, वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही मूव कर रहे हैं। तो तीसरा आपका पॉइंट आ जाएगा रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। ठीक है।
और चौथा इसका इंपॉर्टेंस आप ये समझ सकते हैं कि जो टाइड्स होती हैं, जिनको आप ज्वार भाटा बोलते हैं, ये क्यों आती हैं? ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही आती हैं। कैसे आती हैं? सन और मून अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ पे एग्जर्ट करता है, उसी वजह से ज्वार भाटा आते हैं। तो बस आपको एक एग्जांपल, एक आपके प्री के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या मेंस में लिखने को आता है, तो आप एक चीज याद रखें कि अगर टाइड्स का राइज और फॉल होता है, मींस राइज एंड फॉलिंग ऑफ वाटर, जिनको हम टाइड्स कहते हैं, तो वो क्यों होता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो चौथा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि टाइड्स। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंस हमने देख ली है। पहली इंपॉर्टेंस कि ये ग्रेविटेशन फोर्स हमें बाइंड रखती है अर्थ से। दूसरी इंपॉर्टेंस, मून जो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, वो क्यों कर रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कर रहा है। प्लैनेट का जो मोशन है, प्लैनेटरी मोशन हम जिसे कहते हैं सन के अराउंड, वो क्यों होता है? वो ग्रेविटेशन फोर्स या पुल की वजह से ही होता है। और चौथा पॉइंट आपका राइज एंड फॉल इन टाइड्स, ज्वार भाटे जो आपके आते हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही आते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे आगे? अब हमको देखना है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो केपलर्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के पहले मैं आपको सर्कुलर मोशन थोड़ा सा बता देता हूं, जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। तो सर्कुलर मोशन देखिए, वैसे आप लोग सब ने पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए एक सेंटर है, ये सर्कल है। अब इस सर्कल में कोई एक, पुराने लेक्चर में भी आपने देखा था, एक स्मार्ट सा लड़का था आपके जैसा, वो समझ लीजिए यहां से एक रस्सी से एक बॉल को घुमा रहा है एक पर्टिकुलर आर रेडियस में। ठीक है, इस बॉल को ये राउंड 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 घुमा रहा है। तो इस बॉल की वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v। ठीक है, इसका रेडियस है r, इसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं v। अब ये बॉल घूम रही है। आपने देखा होगा बचपन में कि बॉल घूम रही है, आपके हाथ से छूट जाती है तो वो राउंड में नहीं जाती है, वो सीधे निकल जाती है। तो वही मैं आपको अभी समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए आपका ये लड़का जो है बॉल को घुमा रहा है राउंड में, और आपने अगर इसको यहां से रस्सी कट कर देते हो आप, तो ये बॉल राउंड में नहीं आएगी, ये बॉल आपकी सीधी निकल जाएगी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर ये मान लीजिए बॉल यहां पे है, यहां से रस्सी अगर कट होती है तो ये बॉल आपकी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन आपका इस साइड है, तो आपकी बॉल इधर निकल जाएगी। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहां से अगर आप काट देंगे तो ये v इस डायरेक्शन में, ये बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये आपका एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि इसकी हर इंस्टेंट पे, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, कहीं भी लीजिए, इसकी वेलोसिटी बदल रही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। स्पीड है, मैंने आपको एक स्केलर क्वांटिटी बताई थी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बताई थी। तो वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड इसकी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब उस बॉडी में एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है ही, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है, और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है, कहां से बताऊं मैं आपको, सेंटर की टुवर्ड्स ये जो फोर्स लग रही है, देखिए एक्सेलरेशन है बॉडी में। एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है हर इंस्टेंट पे, मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है। फोर्स है तो उस फोर्स को हम देख रहे हैं कि वो फोर्स क्या है, सेंटर की टुवर्ड्स। वो फोर्स है आपकी mv²/r, जिसका मान होता है, और इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स।
समझ गए आप लोग? बॉडी की वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब फोर्स है। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है या जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। अब आप देखिए कि जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब ये एक फोर्स लग रही है, तो इसके अपोज में भी एक फोर्स लग रही होगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक फोर्स लगे और उसका कोई रिएक्शन ना हो, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये कहता है। तो इसके अपोज में एक फोर्स बाहर की साइड लगती है, जिसको हम, जो कि एक स्यूडो फोर्स है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, फ्यूगल, फ्यूगल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल अंदर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर। सेंट्रीफ्यूगल कौन सी फोर्स है? जो इस फोर्स को, इस फोर्स का रिएक्शन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से इस फोर्स का रिएक्शन है, जो कि एक स्यूडो फोर्स है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल को मैं और आपको अच्छे से समझाऊं, जो सेंट्रीफ्यूगल वही फोर्स है जिससे आप देखते हैं जिससे दही बनता है। बाल्टी आप घुमाओ आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल उसमें, तो पानी बाहर नहीं आता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल का ही एग्जांपल है, जिससे आप बाल्टी आप घुमा रहे हो राउंड सर्कल में, तो पानी आपका बाहर नहीं गिरेगा। उसमें क्या हो रहा है, एक फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है जो आप लगा रहे हो बाल्टी को घुमाने में, और एक फोर्स जा रही है बाहर की तरफ, वो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? तो हमें ये ध्यान में रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में या कोई भी सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की टुवर्ड्स एक फोर्स लगती है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। ये वैल्यू कैसे आई है, क्यों आई है, इतना हमें पढ़ना ही नहीं है। आप तो बस इतना ध्यान रखिए कि कोई भी सर्कुलर मोशन है उसमें एक फोर्स एक्ट करती है सेंटर की टुवर्ड्स, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसकी वैल्यू होती है mv²/r। ठीक है फ्रेंड्स? सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं फॉर्मूला यहां लिख देता हूं कि आगे हमें वापस देखना ना पड़े पीछे। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम आते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद केपलर्स लॉ पर। एक जर्मन साइंटिस्ट थे जोहानेस केपलर। इन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ ये 3 केपलर्स लॉ देकर गए हैं प्लैनेटरी मोशन के। तो आप तो ये याद रखिए कि केपलर एक साइंटिस्ट था, उसने 3 नियम दिए थे। वो 3 नियम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो केपलर के नियम के पहले हम एक एलिप्स बना लेते हैं, क्योंकि उसी की हमको जरूरत पड़ेगी पूरे तीनों नियम में। ठीक है फ्रेंड्स, एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा, बिल्कुल सटीक एलिप्स की उम्मीद मेरे से मत करिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एलिप्स आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। एलिप्स, या जिसको आप अंडाकार बोल सकते हैं, इस एलिप्स में एक मेजर एक्सिस होती है, बड़ी वाली। आप ऐसा समझिए कि जो बड़ी वाली है वो मेजर एक्सिस होती है, और जो छोटी वाली है इसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका सर्कल होता है, ये आपका जैसे सर्कल होता है, इस सर्कल का एक सेंटर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म बॉडी है पूरी, तो इसका एक सेंटर होगा। ये थोड़ी अनइवन बॉडी है, इसके 2 सेंटर होते हैं, जिनको हम कहते हैं फोकाई। फोकाई 2 को कहते हैं, फोकाई इज अ प्लूरल टर्म। फोकस, जब एक बोलेंगे तो फोकस आएगा, और जब 2 बोलेंगे तो फोकाई आएगा। तो ये आपके हो गए 2 फोकाई। तो क्या समझे अभी तक आप? एलिप्स में एक मेजर एक्सिस होती है, बड़ी वाली जो डंडी आपको दिख रही है या लाइन आपको दिख रही है, ये मेजर एक्सिस होती है, और जो छोटी है ये माइनर एक्सिस होती है। तो मान लीजिए कि इसकी एक सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ हम मान लेते हैं a, और सेमी माइनर एक्सिस की हम लेंथ मान लेते हैं b। तो मेजर एक्सिस की आपकी लेंथ कितनी हो गई? पॉइंट दे देता हूं मैं, a,
बी सी डी। ए बी जो कि एक मेजर एक्सिस है, ए बी की आपकी लेंथ हो गई 2a, माइनर एक्सिस सी डी, इसकी वैल्यू आपकी हो गई 2b। क्लियर है? और दो फोकाई हो गए हैं, एक एलिप्स है, एक मेजर एक्सिस, एक माइनर एक्सिस और दो फोकाई। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हम देखते हैं केपलर्स लॉ कि केपलर भैया आए थे तो क्या बोल के गए। ये इसको मैं यहीं बना देता हूं, यहां नीचे ही लिख देता हूं, केपलर्स लॉ। केपलर आए, केपलर ने पहला अपना नियम दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिट्स। ठीक है, केपलर का पहला नियम आया लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो केपलर ने यह बोला कि जो भी प्लैनेटरी बॉडी है या जो भी सन के अराउंड जो प्लैनेट मोशन कर रहे हैं वो एक हमेशा एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करेंगे। क्या है पहला नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट का? कि कोई भी प्लैनेट या कोई भी प्लैनेटरी बॉडी जो सन के अराउंड घूम रही है वो हमेशा एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगी विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। समझ रहे हैं आप? कोई भी प्लैनेटरी बॉडी एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। वन ऑफ द फोकाई, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द फोकाई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि ये एलिप्स है, इसके दो फोकाई हैं, इस पे मेरा सन है, सन को मैं एस से डिनोट कर देता हूं। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट है जिसको मान लीजिए मैं यहां पी से डिनोट कर देता हूं, ये सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ये उसकी ऑर्बिट है और सन उसका एक फोकस पे बैठा हुआ है, तो इसके अराउंड वो बॉडी रिवॉल्व करेगी। ये आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर का पहला नियम। पहला नियम आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब केपलर ने दूसरा नियम दिया था लॉ ऑफ एरियाज या एरिया, जो भी आप चाहें। तो लॉ ऑफ एरियाज ये कहता है दोस्तों कि ये मान लीजिए कि ये सन है, ये प्लेनेट है, मैं सन को प्लेनेट से एक लाइन से जोड़ देता हूं। मान लीजिए कि टी टाइम में मतलब गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में ये प्लेनेट यहां से या यहां से यहां मान लीजिए, कैसा भी मान लीजिए, ये P1 मान लीजिए, ये प्लेनेट P से P1 आ गया और ये उसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर बोलूं या फिर लाइन ज्वाइनिंग समझ लीजिए आप। तो इसने टी टाइम इंटरवल में, टाइम टी में इसने इतना एरिया कवर किया जिसको मैं नाम दे देता हूं फॉर एग्जांपल A1। ये आपका A1 एरिया है टी टाइम में। उसी प्लेनेट ने टी टाइम में, इसको वो P1 दिया था मैंने, ये P2, ये P3, इसी टी टाइम में यहां ये भी टाइम टी है, ये एरिया में मान लेता हूं A2, ये A2 एरिया है आपका। तो केपलर का दूसरा नियम ये कहता है कि इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सन एंड द प्लैनेट विल बी इक्वल। समझ रहे हैं भाई? एक पर्टिकुलर टी टाइम में एक प्लैनेट जो एरिया वेक्टर आप छोड़ दीजिए, आप ये समझ लीजिए कि जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम विल रिमेन कांस्टेंट या विल रिमेन इक्वल। नहीं समझ आया आपको? देखिए अभी मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो A1 है आपका, ये A2 के बराबर रहेगा इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी टी टाइम है भाई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 घंटे, 10 घंटे में ये प्लेनेट P2 से P3 आ गया और उसी 10 घंटे में ये प्लेनेट P से P1 गया होगा। तो ये जो एरिया A1 है, 10 घंटे में इतना जो स्वाइप किया उसने, एरिया जो कवर किया है, वही उसने कवर किया होगा P2 से P3 आने में, सेम 10 घंटे में। तो लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है? A1 इज इक्वल्स टू A2, एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट विल रिमेन सेम और कांस्टेंट। आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे मान लीजिए, अभी अपन ने ये दो एरिया को कंपेयर किया है। मान लीजिए प्लैनेट की पोजीशन ये सन से यहां वो यहां गया, P4 से
P5, A3 मान लेते हैं इसको। ये भी टी टाइम में ही, ये भी 10 घंटे, ये भी 10 घंटे, ये भी 10 घंटे। तो लॉ ऑफ एरियाज ये कहता है कि फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3। अब क्लियर होगा मेरे ख्याल से बहुत। लॉ ऑफ एरियाज आपको समझ में आ गया है, लॉ ऑफ ऑर्बिट आपको समझ में आ गया है। अब हम आते हैं इसके तीसरे नियम पे। तीसरा नियम कहता है केपलर का लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड्स आप ये समझ लीजिए कि एक थोड़ा सा आपके डायरेक्ट प्री के क्वेश्चन में आ सकता है कि लॉ ऑफ पीरियड का फॉर्मूला क्या है, या लॉ ऑफ पीरियड क्या कहना चाहता है, या लॉ ऑफ पीरियड इन चार में से किस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। तो लॉ ऑफ पीरियड यही कहता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट और अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ एनी सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। समझ रहे हैं आप? टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। सेमी मेजर एक्सिस मैंने आपको बताई, एक इलिप्स में ये मेजर एक्सिस होती है, ये माइनर एक्सिस होती है, ये आपकी रहेगी सेमी मेजर एक्सिस। ये जो आपकी है ये सेमी मेजर एक्सिस जिसको आपने ए से डिनोट किया है। तो फॉर एन इंस्टेंट किसी प्लेनेट का अगर टाइम पीरियड है कैपिटल टी, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये है केपलर का लॉ ऑफ पीरियड। ठीक है? तो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है? ये केपलर का तीसरा नियम है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। मेरे ख्याल से अब आपको केपलर्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ गया है तो मैं हूँ आपके लिए कमेंट सेक्शन में, आप मुझसे पूछे, मैं आपको फिर बताऊँगा। ठीक है? तो यहाँ तक अपना क्लियर है? और इसमें कुछ बताने का, हाँ, जैसे मान लीजिए सन है, एस था जिसको हमने डिनोट किया था, तो एक इंस्टेंट आएगा जब एक कोई प्लेनेट उस सन के बिल्कुल करीब आएगा, और एक इंस्टेंट आएगा जब वही प्लेनेट उस सन के बिल्कुल दूर रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो पास वाला आपका पॉइंट है, जब आपका प्लेनेट सबसे पास में है सन के, उसको हम बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलते हैं? पेरिजी। और जो दूर वाला पॉइंट है आपका, इसको हम बोलते हैं एपोजी। जब प्लेनेट सन के सबसे पास आता है उसको हम बोलते हैं पेरिजी, और जब प्लेनेट सबसे पास आता है सन के, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिजी, और जब सबसे दूर रहता है उसको हम बोलते हैं एपोजी। तो जब कोई प्लेनेट पेरिजी पे रहता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम रहती है। क्या कह रहा हूं मैं? कि जब कोई प्लेनेट सन के सबसे करीब रहेगा या फिर पेरिजी पे रहेगा तब उसकी स्पीड मैक्सिमम रहेगी, और जब ये एपोजी पे रहेगा, जब सबसे दूर रहेगा, तब इसकी स्पीड सबसे मिनिमम रहेगी। अब ये जो फंडा है कि जब सबसे पास है तब उसकी स्पीड मैक्सिमम है, और जब सबसे दूर है तब उसकी स्पीड सबसे मिनिमम है, ये मैं आपको सर्कुलर मोशन का जो मैंने आपको इधर फॉर्मूला बताया है mv²/r, उससे कोरिलेट अभी करवा दूंगा, और आगे हम ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। सर्कुलर मोशन से आप ऐसे समझ सकते हैं। और ग्रेविटेशन फोर्स का भी मैं आपको फॉर्मूला यहाँ रख देता हूँ, लिख देता हूँ साइड में। F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। अब देखिए आप, जब मैं कह रहा हूं कि कोई प्लेनेट सन के करीब है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, तो आप ये समझिए जब ये सबसे करीब है तो ये जो r का फैक्टर नीचे आ रहा है ग्रेविटेशन फोर्स में,
ये कम आ रहा है, ठीक है भाई, डिस्टेंस कम है ना सन और प्लेनेट के बीच में, तो m1 m2 ये दो बॉडीज हो गई और r इसके बीच का डिस्टेंस हो गया, तो ये r की वैल्यू कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स ज्यादा रहेगी, और फोर्स ज्यादा रहेगी मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा रहेगा मतलब v²/r का टर्म ज्यादा रहेगा। यार देखो बढ़िया पहुंचाया है मैंने वहां तक, थोड़ा आप ध्यान से लगाओ तो आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, तो आपको फिर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा अगली बार। भाई मैं ये बोल रहा हूं कि सन और प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस कम है, मतलब ये r का फैक्टर कम है, जो m1 m2 जो ग्रेविटेशन पुल लग रहा है इसके बीच में ये r का फैक्टर कम है, मतलब ये फोर्स का फैक्टर ज्यादा है, और फोर्स का फैक्टर ज्यादा है मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा है मतलब v²/r का फैक्टर ज्यादा है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम है। और सेम केस जब ये दूर है तो ये r का फैक्टर बढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स कम है तो वेलोसिटी कम है। क्लियर है? तो यहां अपना हो गया केपलर्स लॉ खत्म। अब हम इसके आगे देखेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सब हम आगे देखते हैं। और ये भी मिट गया क्या? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं, सेव कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स के पहले हम ये समझते हैं कि प्लैनेट क्या होते हैं। तो द बॉडीज इन अ सोलर सिस्टम विच रिवॉल्व राउंड द सन, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है, उनको हम कहते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। क्या होते हैं प्लैनेट्स? द बॉडीज इन अ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जो बॉडीज हैं जो सन के अराउंड घूम रही हैं उनको हम प्लैनेट कह रहे हैं, जिसके बारे में अभी हमने सब देखा, केपलर्स लॉ अपन ने प्लैनेटरी मोशन के ही पढ़े हैं। प्लैनेट होते हैं, अब सैटेलाइट्स होती हैं। भाई प्लैनेट सन के ग्रेविटेशन पुल की वजह से घूम रहे हैं सन के आजू बाजू, लेकिन अब जैसे हमारा प्लैनेट है अर्थ, मून हमारे अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून एक कैसी सैटेलाइट है? एक नेचुरल सैटेलाइट है। ऐसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी आती हैं। तो ये क्यों घूम रहे हैं? ये लोग ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही घूम रहे हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि प्लैनेटरी मोशन अराउंड सन कैसे होता है, किस वजह से होता है, उनके लॉ क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट का आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे इनसैट 1B, स्पुतनिक जो आपकी 1957 में रशिया ने लॉन्च करी थी। ये मतलब कई एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के। तो सैटेलाइट्स भी एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो वो क्यों रिवॉल्व करती हैं? उस पर्टिकुलर प्लैनेट की ग्रेविटेशन पुल के कारण ही वो उस प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, ये सब हम आगे देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड क्या है? ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड वो स्पीड है जो एक पर्टिकुलर सैटेलाइट को दी जाए कि वो अपनी एक ऑर्बिट में आ जाए। मतलब आप किसी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो आप स्पीड देते हैं उसको आप ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसको फॉर्मूले से भी कोरिलेट करवाएंगे। ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का मास है me, ये रेडियस है re, और यहाँ से मान लीजिए h हाइट पे आपकी सैटेलाइट है, ओ समझ लीजिए आप इसको, या s समझ लीजिए, सॉरी। तो इसकी स्पीड अपने को कितनी, अपन इसको स्पीड दें कि अपनी ऑर्बिट में आ जाए, ये अपनी ऑर्बिट में घूमे अर्थ के अराउंड, तो इसको हम वापस
सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से हम समझेंगे। तो इन दो फोर्सेस को हम इक्वेट करते हैं। तो मान लीजिए कि सैटेलाइट का मास है ms, वेलोसिटी हम ले लेते हैं vo का स्क्वायर अपॉन re प्लस h। ठीक है, mv स्क्वायर बाय r होता है ना सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल। तो ms सैटेलाइट का मास, re प्लस h डिस्टेंस हो गया, और v नॉट हमने इसकी मान ली है कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड है, वेलोसिटी है। इसको हम इक्वेट करेंगे कैपिटल G me मास ऑफ अर्थ इंटू, यहां देखिए G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 यहां पे मास ऑफ अर्थ ले रहे हैं हम, m2 में हम लेंगे यहां पे ms जो कि सैटेलाइट का हमने वेट लिया है, अपॉन re अर्थ का रेडियस प्लस h का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है कैसे हमने ये लाए? ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले हमने मास ऑफ अर्थ और सैटेलाइट का मास रखा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने मास ऑफ सैटेलाइट रखी, वी नॉट हमने उसकी ऑर्बिटल स्पीड अज्यूम करी है, आर ई प्लस एच उनके बीच का डिस्टेंस है। तो ये देखिए आर ई प्लस एच और आर ई प्लस एच का एक फैक्टर यहाँ से कट जाएगा, तो ये यहाँ पे बचेगा सिंगल, आर ई प्लस एच का फैक्टर नीचे बचेगा आपका, एम एस से आपका एम एस कट जाएगा। तो यहाँ से हमको जो डिपिक्ट हो रहा है, जो निकल के आ रहा है, वो ये है कि वी नॉट स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये आपका आ गया ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला। अब इससे हमें क्या चीज समझ में आ रही है कि जो ऑर्बिटल स्पीड रहेगी किसी सैटेलाइट की, वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगी। हमने दोनों फोर्सेस बैलेंस करवाए, उसमें हमने देखा कि सैटेलाइट का जो मास है उसका फैक्टर कट जा रहा है। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड या उसकी वेलोसिटी उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगी। तो जैसे आपके लिए एक मान लीजिए प्री में क्वेश्चन आता है कि एक कोई सैटेलाइट है, उसका वजन समथिंग फॉर एग्जांपल 100 किलो है, और एक दूसरी सैटेलाइट है उसका वजन है 200 किलोग्राम। आप दोनों को एक सेम डिस्टेंस पे आप उसको छोड़ते हैं, तो इसमें से किसकी ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा रहेगी? तो किसकी ऑर्बिटल स्पीड ज्यादा रहेगी? किसी की ज्यादा नहीं रहेगी, दोनों की ऑर्बिटल स्पीड इक्वल रहेगी। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस में आर ई प्लस एच, या इसको आप डिनोट छोटे बड़े आर से कर लीजिए आप, तो कि जो ये आर का फैक्टर है, आर ई ए और एच हाइट अर्थ के ऊपर, ये इस पे डिपेंड करेगी और मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, या अभी अपन मास ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ अनदर प्लेनेट उस पे डिपेंड करेगी ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड कभी भी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, सिंपल है यहां तक? ऑर्बिटल स्पीड समझ गए आप लोग? ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड के बाद अब हम समझते हैं आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने केपलर्स लॉ में भी पढ़ा है, टाइम पीरियड कैपिटल टी, जिसको हमने सेमी मेजर एक्सिस से उसका रिलेशन बताया था। टाइम पीरियड कुछ नहीं है, टाइम पीरियड का सीधा सा फंडा है कि एक सैटेलाइट अपना एक रिवॉल्यूशन कितनी देर में खत्म करती है, उसको उस पर्टिकुलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड बोला जाता है। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ये आपका हो गया टाइम पीरियड।
अब हम डिस्कस करते हैं पोलर सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स कई प्रकार की होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, पोलर सैटेलाइट होती हैं। हम पोलर सैटेलाइट देखते हैं क्योंकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट है। अच्छा, ये पोलर सैटेलाइट पे एक क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है 2018 का कि व्हाट आर पोलर सैटेलाइट्स एंड व्हाट आर देयर यूजेस। तो हम इसको आज यहाँ भी देख लेते हैं। पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट हैं जो पोलर रीजन, या मतलब आप ये समझ लीजिए कि इक्वेटर प्लेन से उनका जो सरकमफेरेंस ऑर्बिट है वो 90 डिग्री पे रहती हैं। मतलब वो पोलर रीजन, पोलर ऑर्बिट में घूमती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो जो सैटेलाइट्स इक्वेटोरियल प्लेन से 90 डिग्री पे घूमती हैं, यानी कि जो पोल्स के अराउंड घूमती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उनको हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट। इनके यूजेस आपको क्लाउड इमेजेस लेने में इनके यूजेस आते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको जानने के लिए इसके यूजेस आते हैं, प्लस आपका एंटार्क्टिका के ऊपर जो ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह है, ये सब आपको पोलर सैटेलाइट से ही पता चलता है। ठीक है, आपका क्या क्या हो गया है। ऑर्बिटल स्पीड आपको मैंने समझा दी है कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है। ऑर्बिटल स्पीड वो स्पीड होती है जो एक सैटेलाइट को दी जाती है उसको अपनी ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, जो अभी हमने कोरिलेट करी और हमने समझा कि किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड उसके मास के इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है, दूसरी चीज फिर हमने समझी है, क्या समझी थी हमने, टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड वो चीज होती है एक सैटेलाइट की कि अपना ऑर्बिट का एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, वो उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कहलाता है। उसके बाद हमने देखा है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट क्या होती हैं, जिसका ऑर्बिट इक्वेटोरियल प्लेन से 90 डिग्री पे रहता है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पोल्स के अराउंड ऑर्बिट लगाती हैं या पोल्स नॉर्थ टू साउथ पोल ऑर्बिट लगाती हैं, उनको हम पोलर सैटेलाइट कहते हैं। उनके यूजेस क्या हैं, क्लाउड इमेजेस, आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक डेटा, प्लस आपका ओजोन लेयर, ये इसके 2-3-4 यूजेस हैं। तो ये अपना हो गया है, ऑलमोस्ट अपन ग्रेविटेशन खत्म कर चुके हैं। इसके आगे आपका आता है एस्केप वेलोसिटी। एक हम आखिरी पॉइंट ये देखेंगे ग्रेविटेशन में, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी सैटेलाइट को दी जाए जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशन का असर उस पर कम हो जाए। यानी कि एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है उस सैटेलाइट को अपन दें जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर चले जाए। ये एस्केप वेलोसिटी होती है। आपके ध्यान रखने वाली बात है बस कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे एक पर्टिकुलर सैटेलाइट या कोई बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशन को छोड़ दे। ठीक है, और एक फैक्चुअल चीज है आपको दिमाग में रखने के लिए, कभी इनकेस प्री में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी का कोरिलेशन, तो आप ये याद रखिए कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि VE एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी VO। ध्यान में रखिए, कभी आगे काम आ सकता है, प्रीव्यू में कोई छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का आ जाए या कोरिलेशन पूछ ले। तो ये आपका एस्केप वेलोसिटी हो गया। अब ऑलमोस्ट हमारा ग्रेविटेशन वाला पार्ट खत्म हो गया है, और अगर कभी कुछ बचता है तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कैरी कर दूंगा। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आपको मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज का लेक्चर आपने देखा है, इसका पहले का लेक्चर का आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं। तो दोनों लेक्चरों में से आपको कुछ लगता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आप मेरे पे रीच करें, मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। ग्रेविटेशन अपना हो चुका है, फोर्स हमने देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।